दोस्तों आज आपके लिए मेरे पास एक पज़ल है। बहुत इंपॉर्टेंट पज़ल है, सुनना ध्यान से। एक बहुत ही बड़ा खाली ग्राउंड, सूखा ग्राउंड, ठीक है। और ये एक क्राइम सीन है, क्राइम से रिलेटेड पज़ल है। तो वहाँ पे एक आदमी लेटा पड़ा मिलता है, मरा पड़ा मिलता है, और वो भी पेट के बल कुछ ऐसे, ठीक है। ज़मीन पे फ्लैट पड़ा हुआ है। कहीं उसके शरीर पे चाकू गोदने के निशान नहीं है। उसका शरीर नीला नहीं पड़ा हुआ है कि फिगर आउट किया जा सके कि भाई कोई जहर है, कुछ है। और ना ही कोई गोली वोली लगी है, ठीक है। सर पे भी कोई इम्पैक्ट का कुछ नहीं दिख रहा है, पर वो गिरा पड़ा हुआ है। और उसके ठीक बाजू में एक पैकेज है, फुल्ली पैक्ड, एक ऐसा बड़ा सा पैकेज है, फुल्ली पैक्ड सील पैक्ड पैकेज है, पड़ा हुआ है बस। अब क्वेश्चन ये है कि आसपास कोई टायर के निशान नहीं है, कुछ नहीं है। वो उतना बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, कोई कोई सभ्यता नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये इंसान पड़ा हुआ मिलता है। अब सवाल ये है कि ये आदमी मरा कैसे, मरा कैसे, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि वो जो पैकेज है उसमें क्या है। तो गाइस आपको ये आंसर देना है। मैं एंड में तो आपको बताऊंगा ही कि आंसर क्या है, लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना है, क्योंकि आज का टॉपिक है लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग क्या होती है? लैटरल थिंकिंग मतलब कि चीज़ों को थोड़ा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचना। लेकिन ये सिर्फ आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट की टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डिड नॉट फिगर आउट। हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं, हम उसे अभी फिगर आउट नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम उस तरफ देखें, हमारी अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, तो शायद हमें पता चल सकता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो अभी हम मिस कर रहे हैं, और उसे हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से अपना कैमरा का साइज़ जो है ना वो कम ज़्यादा करता रहूँगा, बिकॉज़ ये मैंने ड्रॉइड कैम से शूट कर रहा हूँ, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है शुरुआत में, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलो अभी इस चीज़ को कम करते हैं, और मैं सीधे आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाता हूँ अपनी, ठीक है। पीछे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी, बोर्ड वोर्ड ये सब, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चलो, क्या आपको प्रेजेंटेशन दिख रही होगी? यस, आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है, ठीक है। तो गाइस ये है लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग क्या है? वाह यार, ये एआई ने बनाया है गाइस, ठीक है। और एआई ने कुछ मिस्टेक्स करी है, और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसने भी लैटरल थिंकिंग नहीं करी है। कहाँ पे नहीं करी है? बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, फोकस इस पर करना है कि भाई क्या चीज़ें हमें इंप्लीमेंट करनी है, क्या चीज़ें इस वीडियो से हमें लेकर जानी है, जो कि हम रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलो हम लैटरल थिंकिंग को समझते हैं कि कैसे हम एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। चीज़ों को स्ट्रेट ना सोच के उनके आसपास के डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, उनको लेकर के कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये जो टर्म है लैटरल थिंकिंग, ये एडवर्ड डी बोनो इन्होंने दिया था, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल पाथ से थोड़ा अलग देखने की कोशिश है एक तरह से। दिस अप्रोच ओपन्स अप न्यू एवेन्यूज फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेटिव थिंकिंग, एनहांसिंग अवर पोटेंशियल फॉर ब्रेक थ्रूज। द पावर ऑफ लैटरल थिंकिंग। Lateral thinking empowers creativity by breaking free from predictable patterns। देखो मैं सिर्फ ऐसे पढ़ नहीं रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ। लैटरल थिंकिंग क्या होता है, आपको बस रुकना है, मेरे साथ में रुकना है। लैटरल थिंकिंग का इंट्रो मिल रहा है अभी, सिर्फ इस वीडियो में एक एक झलक मिल रही है, समझ में आ रहा है आपको। अभी मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ इससे रिलेटेड, लैटरल थिंकिंग से रिलेटेड। बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, रियल स्टोरी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि लैटरल थिंकिंग कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। और आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। मैं सिर्फ आपको चीज़ें सामने अभी रख रहा हूँ, अभी सिर्फ एक प्रस्तुति दी जा रही है आपके लिए। तो लैटरल थिंकिंग क्या करती है कि आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है, आपके जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स हैं उनसे ज़्यादा बियॉन्ड आपको देखने में मदद करती है। ये एक तरह से लीनियर थिंकिंग ही है, मतलब चीज़ों को स्ट्रेट अवे देखना, लेकिन
हमारा फोकस सॉल्यूशन पे होता है और हम आसपास से इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे देखो लैटरल थिंकिंग इन डीएनए डिस्कवरी, भाई लैटरल थिंकिंग का डीएनए डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। और मेनली इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी कैसे काम करती है और कैसे आखिर बाहर की दुनिया काम करती है, उसको बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। आपने देखा होगा जैसे न्यूरल पाथवे या न्यूरल, हमारे जो न्यूरल स्ट्रक्चर है, हमारा माइंड जैसे काम करता है, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली गई है, इंस्पिरेशन ली गई है। हालांकि वैसे ही एज इट इज़ कंप्यूटर वैसे काम नहीं करते, एज इट इज़ काम नहीं करते, लेकिन अगर आप एमएल में जाते हैं, मशीन लर्निंग में जाते हैं, इन सब में जाते हैं, जब मशीन को सिखाने की बात आती है तो एनालॉजी हमेशा शरीर से ली जाती है, राइट। तो कई बार एनालॉजीज जो है वो आपको यही से मिलती है कि आप अपनी बायोलॉजी या अपने आसपास की चीज़ें, आप जब हिंदी में दोहे पढ़ते थे, आप जब हिंदी में कबीर के दोहे पढ़ते थे, आपने देखा होगा कबीर रहीम इनके जब दोहे वोहे ये सब आते होंगे, तो वो लोग बहुत ही आसपास के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते होंगे अपनी कहानी को आपके सामने रखने के लिए। जैसे कि वो कुआं होता है, कुआं, फिर उसमें रस्सी, और फिर रस्सी घिसे जा रही है, उसके वजह से पत्थर में लकीरें बन जाती है। वो पेड़ के पत्ते ढूंढ रहे हैं, वो बारिश की बूंदें ढूंढ रहे हैं, और वहीं से वो एग्जाम्पल निकाल करके आपको दे रहे हैं, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लैटरल थिंकिंग, ठीक है। सिंपली नेचर इंस्पायर्ड इनोवेशन, वेलक्रो क्या होता है, जैसे ये देखो, ये एक, इसको हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में ऐसे गोक्रू बोलते हैं, ठीक है, गोकशू भी बोलते होंगे, और पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स होंगे इसके। तो ये जो है आपके बालों में चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है, इसकी जो बाहर जो कांटे होते हैं वो आपके बालों से जाकर के चिपक जाते हैं। तो आपके इवन अगर इस टाइप का आपका स्वेटर हो, जैसे हमें याद है हम बचपन में जब इन फील्ड्स में गुजरते थे तो फिर हमारे जो स्वेटर होते थे स्कूल के, उनमें जाकर के लग जाते थे। इवन स्कूलों में कई बार बच्चे अपने साथ में लेकर आते थे, और फिर वो जब भी किसी को परेशान करना होता था तो उसके पीछे वो गोखरू मार देते थे, उसको पता ही नहीं चलता था कि वो पूरा गोखरू लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो वहीं से ये वेलक्रो का भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वेलक्रो को कैसे बनाया जा सकता है, कि देखो कैसे वो एक खांचे में जाकर के सेट हो जाते हैं, जैसे कि वो गोखरू हमारे बालों में जाकर के सेट हो जाते थे। मेकिंग अ MRI स्कैन फन, क्या आपको पता है इसके पीछे एक स्टोरी है, और आपको पता होगा शायद, बहुत शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि ये जो MRI था जब शुरू शुरू में बना था तो बहुत ज़्यादा डरावना लगता था बच्चों को। बच्चे जब भी जाते थे और इन MRI स्कैन की मशीनों को जब देखते थे, इतनी भयानक मशीनें, और बिल्कुल वहाँ पे नीट एंड क्लीन माहौल होता था, टेंस माहौल होता था। MRI मशीनें इतनी डरावनी लगती थी कि इवन बड़े लोग भी उसमें घुसने से डरते थे, और लोग पहले ही उसकी स्टोरीज बताते थे कि ये एक बड़ा सा मैग्नेट है, ये है वो है, पता नहीं क्या करेगा। उस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी, और ऊपर से बच्चे तो और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब ये क्या चीज़ है। ऊपर से फोकस भी होते हैं, है ना, उनके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती आसपास की, तो उनका डर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो फिर उस टाइम पे जो भी ये बनाने वाले थे, उन्होंने हायर किया किसी डिज़ाइनर को, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कौन डिज़ाइनर है, कोई UI UX डिज़ाइनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट उन्होंने किसी को हायर किया और उनसे पूछा कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने आखिर क्या किया, इस तरह से, जो कि आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा, कलरफुल बना दिया MRI को एक ऐसी चीज़ बना दिया कि यार ये तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, कोई मज़ेदार सी चीज़ है, ठीक है। इसमें आप एंटर होगे, कोई राइड मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो बस अब बच्चे बड़े इजीली इस इन्वायरमेंट में जाते थे। उन्हें लगता था कि वो किसी राइड में होकर के आ रहे हैं MRI की, बल्कि वो बात करते थे कि भाई MRI तो बहुत ही अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और वही होता है ना कि आप क्या बोलते हैं, माउथ स्प्रेडिंग, राइट। तो आप अपने शब्दों से बता देते हो और फिर सामने वाले का डर निकल जाता है। तो ये चीज़ हो गई। इस तरह से MRI स्कैन बहुत ज़्यादा फन हो गए बच्चों के लिए, ठीक है। तो लैटरल थिंकिंग, फ्रॉम मिस्टेक्स टू इनोवेशन, पोस्ट इट नोट्स, ये जो आपको कीप नोट्स दिखते हैं, मेरे पास भी है, यहाँ पे बहुत सारे नोट्स लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। ये बाजू में ही आपको दिख रहे होंगे, नहीं आपको कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े से साइड में लगे हुए हैं, पर ये मैं भी यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स ये सब यूज़ करते हैं कीप नोट्स। तो ये नोट्स जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्टिकी नोट्स जिनको बोलते हैं, और इनका इंस्पिरेशन भी ऐसे ही मिला है भाई। दिमाग, हम छोटी छोटी चीज़ों से भी चीज़ें लेते हैं और फिर वहाँ से लगा के निकाल के कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था कि भाई चलो यार, हम हल्का सा एक स्टिकी ये सब लगा देंगे और फिर उसके ऊपर ही हम चीज़ें लिखेंगे और बड़ा ईजी हो जाएगा चीज़ें करना। मतलब आप बहुत ही ईजीली फंक्शंस को, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को सिर्फ स्टिकी नोट्स लगा करके, इधर उधर लगा करके, चिपका करके
बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजिली समझा सकते हो। तो ये है स्टिकी नोट्स, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं ये स्टिकी नोट्स। अब गूगल एड्स, गूगल एड्स गाइज, गूगल एड्स में चाहे घूमना, आप चाहे किसी भी लेवल पे आपको कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट देनी है, आपकी लैटरल थिंकिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। लैटरल थिंकिंग किस लेवल पे काम आती है, देखो एक तो इस चीज़ को बनाना, जिन्होंने बनाया उन्होंने तो इस लेवल पे इसे इनोवेट किया ही कि कैसे हम सोचे भाई कि देखो गूगल को अल्टीमेटली पैसा कहाँ से मिलेगा, एडवर्टीजमेंट से मिलेगा। उनको पैसा और कहाँ से मिल सकता है, वो दूसरों की कंपनियों को, दूसरे के सिस्टम को जब इंटरनेट पे ला रहे हैं और अपने ब्राउज़र पे दिखा रहे हैं तो ही उनको पैसा मिल रहा है ना। उनको पैसा वेबसाइट बनाने या इन सब का तो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, एक ऐसा सफिस्टिकेटेड सिस्टम तैयार किया कि भाई कोई भी वेबसाइट एसईओ में रैंक कैसे करेगी, उसका एक एल्गोरिदम डिसाइड किया, फिर उसमें एडवर्टीजमेंट कैसे आएगी, कैसे वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम होगा कि किसी ने एक पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक किया तो उसी टाइप की एड्स मिलेगी, या किसी ने कहीं और सर्च किया था हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे जाकर के सर्च किया था उसने कोई डॉगी के लिए कोई फूड या उसका डॉगी का कोई बेल्ट, तो अब उसको दूसरी वेबसाइटों पे भी डॉगी का बेल्ट ही मिल रहा है। तो ये चीज़ कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई करी, कैसे इन स्पेसिफिक चीज़ों को फिगर आउट किया, कुकीज़ को कैसे डेवलप किया, इन चीज़ों ने एक्चुअल में बिल्कुल बिल्कुल इनोवेट कर दिया। डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म खोल दिया अर्निंग का, एफिलिएट मार्केटर्स और पता नहीं अलग अलग मार्केटर्स और मार्केटिंग का एक बिल्कुल नया डोमेन खुल गया इन गूगल एड्स के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आपको कभी एडवर्टीजमेंट देनी हो तो उसमें भी आपको यही इसी लेवल से सोचना पड़ता है, लैटरल थिंकिंग, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है आसपास से, और फिर आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे गूगल वालों ने सोचा कि भाई हम कमाएंगे कैसे, अमेजोन ने भी सोचा कि हम कमाएंगे कैसे, कि भाई चलो बुक वुक डाल रही है, ये सब कर रहे हैं, पर कमाएंगे कैसे। वैसे ही अब आपको भी सोचना होता है, आपको भी अपने सिस्टम के बारे में सोचना होता है कि हम कमाएंगे कैसे। कई बार दिमाग लग नहीं रहा होता, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से लेनी होती है, कहीं और से सोल्यूशन बाय करने पड़ते हैं। तो गाइस मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। अभी तो बस ऐसे ही एग्जांपल्स दिए, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, बहुत ही रियल स्टोरी है ये, और ये स्टोरी है कोका कोला की, हो सकता है आपने सुनी हो। ये स्टोरी है जाम्बिया में 1990s की, ठीक है। 1990s में जो एक ब्रिटिश एड प्रोग्राम था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिगर आउट किया कि भाई जाम्बिया में अचानक से लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, और जाम्बिया में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया है नहीं, तो दवाइयाँ जो है वो इजीली पहुँचाई नहीं जा सकती थी। दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचाना, उन लोगों तक कोई भी एड पहुँचाना, साफ़ पानी की दिक्कत थी, जाम्बिया की बात है वहाँ पे, तो रोड वोड ये सब भी उतना बढ़िया नहीं था। तो कैसे आखिर इन हर गांव में, गांव देहात की बात है यहाँ पे, मेन बड़े शहरों की बात नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जहाँ पे लोगों की जाने जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उन तक कैसे दवाइयों को पहुँचाया जाए, कैसे उनकी जान बचाई जाए। तो उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, और फिर उन्हें उन्हें एक आइडिया मिला। उन्हें सबसे पहले तो उन्हें काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से कोई एक शख्स मिले जो कि लैटरल थिंकिंग में बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि इन्होंने देखा आसपास कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है इस देश में, हर रूरल एरिया में वो कौन सी चीज़ है जो हर जगह स्प्रेड आउट है और अच्छे से हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा सकती है। तो इसमें उन्हें पता चला कोका कोला के बारे में। कोका कोला गांव देहात के हर दुकानों तक अपना जो उनका कोका कोला है वो पहुंचा रहा था। तो अब उन्हें समझ में आया कि यार देखो, हम अगर खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर गाड़ी पहुँचाएंगे, और फिर वो रोड से जाएगा और पता नहीं वो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इतना लंबा काम करने के बजाय एक काम करते हैं ना, कोका कोला से ही बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इनोवेट किया एक नए तरह का पैकेज, वही बॉटल, उसी के अंदर उन्होंने पैकेज का सिस्टम बनाया, ठीक है। छोटे छोटे पैकेज और कार्टन भी इसी तरह से बनाए कि आखिर दवाइयों को ईजिली पहुँचाया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने फिगर आउट किया लैटरल थिंकिंग के थ्रू। लैटरल थिंकिंग कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा मत समझना कि भाई ये तो कोई बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। इवन स्कैम्पर भी कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, डिज़ाइन थिंकिंग भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन लैटरल थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। पूरा एस्पेक्ट इसका सिंपल है।
आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हो, रियल लाइफ में कभी भी कर सकते हो, और आप हर रोज करते हो। ऐसा नहीं है, आप जब भी रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो ना, आप यूजुअली लैटरल थिंकिंग का यूज़ कर रहे होते हो। तो इसे जितना इन्हांस किया जाए, इसे जितना इससे रिलेटेड दूसरे आइडियाज़ के थ्रू पुट किया जाए, उतना ज़्यादा आपकी ये स्किल लैटरल थिंकिंग की और ज़्यादा बेहतर होती जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। स्पेस पेन, इस पे आ रहा था मैं, इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर क्या है। देखो दोस्तों, तुमने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो इंडियंस लोग हैं यहाँ पे। 3 इडियट मूवी तो तुमने देखी होगी। 3 इडियट मूवी में एक पर्टिकुलर सीन आता है, स्टार्टिंग का ये सीन है ये, जहाँ पे जो आई थिंक वायरस है, वायरस जो प्रोफेसर होते हैं वो बच्चों को एक कहानी बताते हैं, वहाँ के जो उनके आईसीई के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, कि लाइफ इज़ अ रेस, है ना। तो उसमें वो बताते हैं कि मैं किसी को ये पेन दूंगा, उनके पास एक पेन होता है, मैं भी एक पेन उठा लेता हूँ। तो वो ऐसे बताते हैं कि दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एक्सेलेंस। तो ये एक ऐसा पेन है जो कि साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए। ठीक है, क्योंकि स्पेस में आप लिख नहीं सकते, स्पेस में आप जीरो ग्रेविटी में कैसे लिखोगे, सही से लिखा ही नहीं जा सकता। तो उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके उन्होंने ये पेन बनाया। और ये पेन वो किसको देते हैं, वो हीरो को देते, राइट। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक स्पॉइलर भी दे दिया, जिन्होंने 3 इडियट नहीं देखी है शायद उनके लिए एक स्पॉइलर है ये। तो खैर, क्या ये बात सच है? और इससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्टें भी मैंने देखी इंस्टाग्राम पे, इवन बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जहाँ एक तरफ यूएसए था, यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए एक पेन बनाने के लिए जो कि ज़ीरो ग्रेविटी में, एंटी ग्रेविटी में चल सके, वही जो सोवियत यूनियन था उसने पेंसिल बना ली और पेंसिल के थ्रू वो लिखने लग गया। तो उस मूवी में आमिर खान भी यही पूछता है। आमिर खान क्या बोलता है, प्रोफेसर से पूछता है कि सर ये पेन का तो ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर इतना उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए, उन्होंने पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं किया? मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाते हैं। सवाल था, ठीक है। और उन्होंने फिर, प्रोफेसर ने जवाब दिया कि आई विल टेक बैक टू यू, है ना, मतलब मैं तुम्हें बाद में जाकर के जवाब दूंगा। बाद में वहाँ से उनका पीए बोल रहा है कि चुप हो जा। तो गाइस, सच्चाई पता है क्या है? लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग क्या कहती है कि तुम्हें एक जगह पे रुक नहीं जाना है, तुम्हें एक्चुअल में डेटा को लेकर के रुक नहीं जाना है, वहाँ पे जाकर के पिन पॉइंटेड बिल्कुल बैठ नहीं जाना है कि अच्छा ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन, मिल गया मुझे, जवाब मिल गया। नहीं 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 नहीं, उसके आगे जाओ, थोड़ा सर्च करो। तो मैंने जब पता किया तो सच में पता चला कि इसमें कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा नहीं हुए इस पेन को बनाने में, और न ही सोवियत यूनियन ने पेंसिल का यूज़ किया। बोला ऐसा जाता है कि सोवियत यूनियन पेंसिल का यूज़ करता था, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पेन का यूज़ होता था, पर पेन जो था एक्चुअल में सच में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि भाई एंटी ग्रेविटी में कैसे बनाएंगे। तो फिशर पेन नाम से एक कंपनी थी, फिशर पेन नाम से कंपनी थी जिन्होंने एंटी ग्रेविटी पेन बनाया। और ये एंटी ग्रेविटी पेन जितने भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फिर बाय करना शुरू किया, क्योंकि अच्छा पेन था, बढ़िया पेन था, सही इनोवेशन उसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक लैटरल थिंकिंग है। ये पेन लैटरल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन आपको एक जगह अटक नहीं जाना है, ये एक लैटरल थिंकिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गाइस वापस से, ये वो शख्स है या नहीं हमें नहीं पता, एआई ने हमें दे दिया है तो हम एआई पे भी भरोसा नहीं कर सकते एज इट इज़। ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे नहीं पता ये लिखा हुआ है, ये चीज़ मैंने नहीं लिखी थी प्रेजेंटेशन में। अ पायनियर ऑफ लैटरल थिंकिंग टीचेस हाउ टू आस्क एब्सर्ड क्वेश्चंस। यस, एब्सर्ड क्वेश्चंस, जैसे कि वहाँ पर उस मूवी में, 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था कि भाई पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता, पर आमिर खान ने और खुद जाना चाहिए था और इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए था कि भाई पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं किया, उससे सॉल्यूशन मिलता, राइट। तो व्हाट इफ कार्स हैड स्क्वायर व्हील्स, क्या होता अगर उसके चौखुट्टे चक्के होते, मतलब ऐसे स्क्वायर वाले चक्के होते, हेक्सागोन वाले चक्के होते, क्या होता। डेमोन्स्ट्रेट हाउ एब्सर्डली कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड इनोवेशन। तो यहाँ पे हमें एक टिप भी मिल रही है। वो टिप ये है कि आप गाइस, अगर आप चाहे ना तो फिर अब्सर्ड क्वेश्चन पूछ के भी अपनी
किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और कई बार आप देखना कुछ मूवीज़ होती है जिसमें ये ऐसे ही अब्सर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर अचानक से उसका कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, राइट, सामने से। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी पैडमैन। पैडमैन आपने देखी है क्या? पैडमैन बहुत ज़्यादा पता नहीं, लोगों ने उतनी देखी नहीं है शायद, पर अक्षय कुमार की मूवी थी पैडमैन, जिसमें वो आ जाके पैड 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 ही करता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस मूवी में एक सीन है जहाँ पर वो एक लेडी होती है, एक औरत होती है, तो वो अपने उसका पति उसे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। और फिर और जो पैडमैन है हमारा अक्षय कुमार, वो जा करके उसको बचाता है, उसको लेकर आता है और फिर अपनी वो फैक्ट्री होती है वहाँ पर जा करके उसको थोड़ा शांत करता है। उसके साथ में सोनम कपूर भी होती है, ठीक है, उसके साथ में वो बडी है, वो उसकी फ्रेंड है। तो फिर ये रो रही होती है, ठीक है, ये औरत जो है रो रही होती है कि यार अब कैसे होगा, यानी यहाँ पे उस जो सोनम कपूर है पूछ रही होती है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती, ये क्यों नहीं कर देती। फिर वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे कमाऊँगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सब। अक्षय कुमार वहाँ पे क्या करता है, अक्षय कुमार बिल्कुल फनी वे में पूछता है कि पैड कैसा लगा पैड कैसा लगा। वहाँ पर सोनम कपूर भी बोलती है कि यार ये भी कोई बात होती है, यहाँ पे पूछ रहा है तू पैड कैसा लगा है, पैड की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। पर वहाँ पे अक्षय कुमार जो कि वो रोल प्ले कर रहा था पैडमैन का, पैड जिसने बनाया था, इंडिया में पैड्स बनाए थे, ठीक है, जो वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था। तो वो जो कैरेक्टर है उनका पैडमैन, मुझे यार नाम मैं भूल गया वो शख्स का नाम क्या था, ठीक है, लेकिन पैडमैन में बोल रहा हूँ अभी। तो वो बंदे ने बोला कि इंस्टेड ऑफ कि तुम कि घरगुती कोई काम करो या फिर वापस जाओ उसके पास, इससे बेटर है देखो मेरे पास पैड्स है, मैं तो बेच नहीं पा रहा इन लेडीज़ को, इस शहर में जितने भी लोग हैं सबके अंदर कोई ना कोई अंधविश्वास है, कुछ है, तुम सारी लेडीज़ हो, तुम ही लो बैग, तुम ही इसमें डालो ये पैड्स और घर घर जा करके बेचो, इसमें से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो तुम लेकर जाना। एंड इसके थ्रू उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया। तो ये थी एक लैटरल थिंकिंग। सिंपल होती है लैटरल थिंकिंग गाइस, वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना होता। मैं बोलता हूँ ना बार बार, ये कोट आपको हमेशा हर स्लाइड में मिलेगा, मेरी हर एक प्रेजेंटेशन के एंड में मिलेगा, हर एक वीडियो के एंड में मिलेगा ये कोट, कीप इट सिंपल बिल्ड इट बोल्ड। बोल्ड रहो थोड़े, बोल्ड कि अपन सॉल्यूशन निकाल के रहेंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखो। Power of lateral thinking. Lateral thinking breaks mental ruts, allowing unexpected connections and innovative solutions. By embracing playfulness and absurdity, we can transform challenges into opportunities, fostering creativity in both personal and professional spheres. कैसे कैसे अब देखो, ये एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है, शायद आपने ये भी सुना हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको सुना के रहूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखो, द पावर ऑफ लैटरल थिंकिंग, यहाँ पर ये कहानी है किंग सोलोमन एंड द डिस्प्यूटेड चाइल्ड। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो किंग सोलोमन है, ये एक इजराइलियट, ये जो भी वर्ड है ये, वो किंग थे, बहुत ही फेमस किंग थे, और इन्हें फेमस किया था इनकी विजडम ने कि ये बहुत ज़्यादा समझदार बोले जाते थे उस टाइम पे। तो एक्चुअल में ये लैटरल थिंकिंग का बहुत अच्छे से यूज़ किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दो औरतें आई वहाँ पे, ठीक है, दो औरतें आई और उन्होंने क्लेम किया कि एक बच्चा है, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ये बच्चा हमारा है, मतलब उन दो में से किसी एक का है। एक बोल रही थी कि ये मेरा बच्चा है, एक बोल रही थी कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, और दोनों बोल रही थी कि यार अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं किसी भी हाल में इस बच्चे को तो नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर किंग सोलोमन ने कहा कि अच्छा तुम इस बच्चे से प्यार करती हो? एक माँ ने बोला कि हाँ बिल्कुल। फिर दूसरी भी माँ से पूछा कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है? उन्होंने बोला हाँ। क्या इस बच्चे से तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो? हाँ। तो फिर किंग सोलोमन ने क्या किया, किंग सोलोमन ने सीधे एक ऑर्डर दे दिया अपने सैनिकों को कि एक काम करते हैं, मैं अभी जजमेंट करता हूँ, तुम सबको यही बच्चा चाहिए है ना, तुम्हें भी यही बच्चा चाहिए, तुम्हें भी यही बच्चा चाहिए, एक काम करते हैं, सॉल्यूशन है, इस बच्चे को मैं 2 भागों में काट देता हूँ, 2 भागों में मैं काट देता हूँ, एक हिस्सा तुम रख लेना, एक हिस्सा तुम रख लेना, दोनों को बच्चा मिल जाएगा। चलो सिपाहियों आओ बच्चे को काटो। वो जैसे ही सिपाही वहाँ पे आए और उस बच्चे को काटने लगे, और वो तो राजा थे भाई, राजा के पास तो पावर होती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं।
उस केस में एक वुमेन थी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा डर गई, और उसने सीधे किंग के सामने बिल्कुल सर झुक करके माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, आप उसी के पास रहने दो। एंड उस टाइम उन्हें समझ में आया कि अच्छा, तो मतलब ये है वो असली माँ जो कि रो रही है, क्योंकि एक असली माँ ही अपने बच्चे को खोना नहीं चाहेगी, राइट। तो ये था लैटरल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल गाइस। तो ऐसे ही यार, ऐसे ही बहुत सारे क्विकी एग्जांपल्स मैंने निकाले, अभी तो मैंने वही निकाले, लेकिन आगे तो और बहुत सारे निकालूंगा। अभी ये वीडियो बिल्कुल एंडिंग पे आ गया गाइस, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अब यहाँ पे एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ें आ गई है कि आपको अब्सर्ड क्वेश्चन पूछने की आदत डालनी है। मन में ही पूछो, कम से कम सामने मत निकालो, लोगों के सामने पूछने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, लेकिन आप एक आदत डालो कि यार कभी कभार ना मैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछूंगा, और पूछना चाहिए। कभी कभार फनी भी होता है, अगर आपको कुछ लोगों के सामने फनी एक्ट करना है तो आपको ऊंच पटांग से क्वेश्चन पूछने की भी आदत होनी चाहिए। ये अच्छा है, आपके ह्यूमर को भी डेवलप करता है। तो एक काम किया करो, चैट जीपीटी से ही इस तरह से बातचीत किया करो, चैट जीपीटी से बोला करो कि यार मुझे ना आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तेरी, है ना। और ऐसा जब टर्म फेंको तो उसको पहले से ही बता के रखना, उसे पहले से ही बता के रखना, कोई कोई चीज़ बता के रखना। चैट जीपीटी से बात करना भी एक आर्ट है गाइस, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं अक्सर उसको रोल दे देता हूँ कोई भी, तो आप उसको कोई रोल दे दो, कोई भी रोल, वो आपको या फेमस कोई भी कॉमेडियन हो सकता है, उसका रोल दे दो और बोलो कि अब तुझे मुझे इसी तरह से बात करनी है, लेकिन किस तरह से बात करनी है तुझे, मैं एक टर्म फेंकूंगा, मैं जो भी टर्म तुझे बोलूँगा उसका तुझे मुझे उल्टा जवाब देना है, कोई भी उल्टा जवाब, कोई भी उल्टा क्वेश्चन पूछना है। तो अब आप जैसे ही उसको बोलोगे कि भाई मुझे तेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ठीक है, वो सामने से पूछ सकता है कि भाई कहाँ से, है ना, कहाँ से, कहाँ से। तो ये भी अपने आप में एक अब्सर्ड क्वेश्चन है, कहाँ से। अब उसका मीनिंग डबल कहीं भी निकल सकता है, कहाँ से आवाज़ निकालो भाई, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लैटरल थिंकिंग करवाने के लिए तुम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप क्वर्की क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना। और क्वेश्चंस जब आप, और क्वेश्चन किससे पूछने हैं, क्वेश्चन आपको चैट जीपीटी से पूछने हैं, ठीक है। जब वो सॉल्यूशन दे तो अब आप उस सॉल्यूशन में कोई भी क्वेरी सॉल्यूशन निकालो, वो जो सॉल्यूशन उसने दिया है उसी सॉल्यूशन पे कोई और अब्सर्ड सा सॉल्यूशन उसको दो, और बोलो उससे कि भाई अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एब्सर्ड होगा, पागलपन होगा, लेकिन पागलपन रखने की भी आदत होनी चाहिए। कभी कभार एब्सर्ड जाना अच्छा होता है गाइस, क्योंकि पता नहीं आपको कहाँ से आपकी इमेजिनेशन एक्चुअल सॉल्यूशन पे लेकर आ जाए, ठीक है। जनरेट एब्सर्ड आइडिया इसी तरह से आएंगे जब आप, पहली बात तो ये गाइस कि बाहर से ना सॉल्यूशन ढूंढते रहा करो, इतने अवेयर रहा करो कि आपको आसपास की जितनी भी चीज़ें, लोग कैसे अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अपने घर वालों को कभी ऑब्जर्व किया है, अपने घर वालों की रूटीन आप जानते हो, आपके घर वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये वर्ड सुना होगा, कॉमन सेंस। जब भी कोई इंसान बहुत एक्सपीरियंस ले लेता है किसी स्पेसिफिक चीज़ का, तो उसके पास एक स्किल आ जाती है, वो है कॉमन सेंस। वो कॉमन सेंस उसका उस फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस शख्स के पास उसकी नॉलेज होती है। जैसे कि आपकी मम्मी, उन्हें घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, तो उन्हें घर की मैनेजमेंट की कॉमन सेंस बहुत तगड़ी होगी। आप जब घर में कोई साफ़ सफाई करना चाहते होंगे, कुकिंग करना चाहते होंगे, कुछ भी करना चाहते होंगे, तो आप अक्सर देखना मतलब इवन तुम्हें कुछ घर में डिज़ाइन करना है, कुछ इनोवेट करना है, रेनोवेट करना है, तुम्हारी मम्मी जो है ना, वो बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ देंगी। हो सकता है तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी ना हो उतनी, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ देंगी और बेस्ट से बेस्ट क्रिटिसिज्म देंगी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आइडियाज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्रिटिसिज्म निकालेगी कि खामियां ये वो, इधर उधर, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। और बहुत सही चीज़ें होगी उनकी, इम्पैक्टफुल, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है कई बार। मतलब मैंने कई बार मेरे पापा को फेल होते देखा है घर के मामले में, कि कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करनी इसके बारे में, लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ बता देती है कि अगर तुमने ऐसे किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और बाद में एक्चुअल में अगर किया है तो हो जाती है फिर गड़बड़, राइट। तो आप भी इस एग्जांपल से समझ रहे होंगे कि अगर आपकी किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में डोमेन नॉलेज है, या फिर अगर आप उन लोगों से हमेशा मिलते रहते हो, या उन लोगों की जानकारी लेते रहते हो, आप हमेशा ऑब्जर्व करते हो अगर जो लोग उस फील्ड में डोमिनेट करते हैं उनको, तो आपकी भी कॉमन सेंस बढ़ती है, आप भी उस लॉजिक को हासिल करते हो जो उनका लॉजिक है, जो सबकॉन्शियस में चल रहा है उनके, और फिर आप रियल लाइफ में कभी भी अप्लाई कर सकते हो उसको। तो अपने घर वालों से पूछो कि उनका रूटीन कैसा होता है, बस ऐसे ही फन में कि सुबह कितने बजे उठते हो, है ना। हो सकता है आपने कभी पूछा ही ना हो, आपको बस पता हो कितने बजे उठते होंगे,
कैसा लगता है सुबह उठने के बाद, क्या फील कैसा हो रहा होता है, ठीक है। डायरेक्ट सबसे पहले दिमाग में कौन सा थॉट आता है, क्या चीज़ें फिर करते हो। यूजुअली सबसे ज़्यादा वो कौन सी हॉबीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हो, वो कौन सी रूटीन है। दोस्तों बहुत लोगों की रूटीन्स अक्सर नॉर्मल और एक जैसी ही होती है। औरतों की या लड़कियों की हॉबीज़ लगभग लगभग सिमिलर होंगी, वैसे ही लड़कों की, आदमियों की, बूढ़े लोगों की लगभग लगभग सिमिलर होगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हमारी हॉबीज़ कोई बहुत ज़्यादा डायनेमिक, बहुत ज़्यादा ऐसी खतरनाक नहीं होती है, ठीक है। हम ज़्यादातर एक पर्टिकुलर समय एक काम को देते हैं, फिर कुछ थोड़ी हॉबीज़ को देते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मटर गश्ती करने को देते हैं और फिर सो जाते हैं, राइट। तो आपको बस फिगर आउट करना है, और ये चीज़ें आपका पैटर्न बिल्ड करती है। लोगों को समझ करके आप एक पैटर्न बिल्ड करोगे और आपकी लैटरल थिंकिंग कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरेक्शन में या रियल लाइफ किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी, ठीक है। कई बार लोगों की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वैसे भी, ठीक है। तो embrace creativity by writing 20 absurd variations of your concepts. For instance, consider, what if my app could sing? Circle the most bizarre ideas. Guys, अगर आपका दिमाग वैसे नहीं चल रहा, जैसे मैं अक्सर फिक्शन स्टोरीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि फिक्शनल ऑथर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लैटरल थिंकिंग का, ठीक है। तो जैसे मैंने कई बार जब मैं कहानियाँ लिख रहा होता हूँ, तो जब मुझे लगता है कि यार ये मेन कैरेक्टर के साथ में चीज़ें जम नहीं रही है, कभी कभार आप एक ऐसे ऐसे प्लॉट में जाकर के फंसते हो, अपने कैरेक्टर को ऐसी जगह पे फंसता हुआ पाते हो जहाँ पे चीज़ें लॉजिकल मैच नहीं हो रही होती, तो आप कहीं और किसी और कहानी का कोई और कैरेक्टर उठा के, किसी और कहानी उधर से किसी कहानी को उठा के, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ जैसे कि भाई मैं सोच रहा हूँ, मान के चलो मिडिवल टाइप की स्टोरी चल रही है, मिडिवल स्टोरी, मिडिवल कहानी, मिडिवल किंग वाली स्टोरी चल रही है। अब मैं इसमें सोचता हूँ कि यार इसमें ना मुझे एक विलन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विलन चाहिए मेरे मेन कैरेक्टर के सामने, जिसका ऑनर हो, जिसकी इंटेग्रिटी हो, लेकिन ये सामने आए तो ऐसा लगे कि यार दमदार कोई शख्स है। तो मैं अपने दिमाग में क्या करूँगा, मैं ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सोचूंगा जिनकी इंटेग्रिटी है, जो उस लेवल पे लॉयल है, जैसे कि जॉन विक। जॉन विक क्या तगड़ा विलन हो सकता है, राइट। हिटमैन बहुत ही तगड़ा विलन हो सकता है। और कौन हो सकते हैं, क्या हो अगर टोनी स्टार्क वाली पर्सनैलिटी है उसके पास, ठीक है। तो मतलब कि जॉन विक जैसा प्रिसीजन, जॉन विक जैसी इंटेग्रिटी, हिटमैन जैसा खतरनाक शातिर दिमाग और बिल्कुल सीक्रेट टाइप का इंसान, और साथ में टोनी स्टार्क वाला कैरिज्मा, ठीक है, इनोवेशन, इनोवेटिव माइंड, टेक वाला माइंड, वो भी मिडिवल एरा के हिसाब से टेक वाला माइंड। तो अगर ऐसा शख्स विलन बने तो क्या ही मजा आ जाएगा, जब इन तीन का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या ही विलन बन के निकलेगा। तो इस तरह से सोचना होता है, ठीक है। आपकी लैटरल थिंकिंग, आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी लैटरल थिंकिंग को और ज़्यादा इन्हांस करती है और ज़्यादा इंप्रूव करती है। क्या हो अगर इसी कैरेक्टर को मैं मेन कैरेक्टर बना दूँ, यानी अभी ये बुरा है, उसके बाद में इसको एक एंटी हीरो फेस से निकाल करके इसको एक अच्छा कैरेक्टर बनाऊँ और ये हीरो के साथ में आकर के मिल जाए मेन किसी बड़े विलन से लड़ने के लिए, राइट। ऐसे ही आप एक मैजिक सिस्टम बनाते हो, पावर सिस्टम बनाते हो, ठीक है, लोगों की पावर हायरार्की सेट करते हो, इसी तरह से करते हो लैटरल थिंकिंग, ठीक है। तो आप भी लैटरल थिंकिंग करो, और क्या आप प्लेफुल आइडियाज़ अपने साथ हमेशा खेलो भाई, हमेशा अपने साथ जब भी बात करो तो ऐसे एब्सर्ड आइडियाज़ के बारे में ज़रूर सोचो। कि ये यूआई से रिलेटेड तो मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि यूआई यूएक्स डिज़ाइन ये सब मैं करता रहता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड सोचो कि आप अपने फील्ड में लैटरल थिंकिंग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अपनी लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हो। कोई हैबिट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी हॉबी है जो आप लगाना चाहते हो जहाँ पे आप लैटरल थिंकिंग अप्लाई करके उस चीज़ को और ज़्यादा सिंपल कर सको। चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए ही होती है थिंकिंग मॉडल्स और पैटर्न्स, ओके। तो गाइस यहाँ पर एक टर्म है, डोंट वॉक स्ट्रेट, स्टेप साइडवेज। गाइस फाइनल स्टेटमेंट बोलने से पहले मैं आपको एक आंसर भी देना चाहूँगा जिसकी मैंने शुरुआत करी थी। आपको याद है ना, मैंने आपको एक पजल दी थी। पजल क्या थी? पजल थी कि एक आदमी जो है वो ऐसे फ्लैट बिल्कुल लेटा हुआ है ना, और उसके जस्ट बाजू में एक पैकेज है, रैप्ड है और बिल्कुल उसको बिल्कुल भी खोला नहीं गया है, बिल्कुल बंद पैकेज है, सील पैक पैकेज है, वो पड़ा हुआ है। और ये बंदा मर चुका है एक बड़े से ग्राउंड में, खाली ग्राउंड में, जहाँ पे आसपास कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। इस आदमी के शरीर पे कोई चोटों का निशान नहीं है, गोली का निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है,
किसी ने इसके सर पे मारा हो वैसा भी कुछ नहीं है, तो आखिर ये मरा कैसे? गाइस इसका जवाब ये है कि ये बंदा कहीं ना कहीं 100% नहीं पता कि कैसे, पर एब्सोल्युटली ये जरूर आइडिया है कि ये बंदा हवा से गिरा है, मतलब ऊपर से आसमान से गिरा है और ज़मीन पर आकर के गिर गया है, क्योंकि इसका पैराशूट नहीं खुल पाया। पैराशूट नहीं खुल पाया, समझ रहे हो? वो जो पैकेज है, आपने पैराशूट के पैकेज देखे गाइस, आपको भी पता है, आपने कार्टून देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज़ देखी होगी जिसमें ऐसा एक पैकेज होता है, और उसी के वो एक बैग में होता है, वो एक बैग होता है, आप बैग में रखते हो उस पैकेज को, और जैसे ही आप उसे ऐसे खींचते हो तो फिर वो पैकेज ऐसे निकलता है और फिर उसमें से पैराशूट ऐसे निकलता है, राइट? तो एक्चुअल में वो पैकेज जो है उसमें पैराशूट था। ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, कि उस पैकेज में पैराशूट था जो कि खुला ही नहीं, ठीक है? तो खुलने का मैकेनिज्म हुआ ही नहीं, और ये बंदा सीधे बिना पैराशूट के जाकर के सीधे गिर गया और मर गया। ये थी लैटरल थिंकिंग, कि किसी ने ऊपर तक का सोचा और इवन चीज़ों को खंगाल के देखा। तो बस इसी तरह से गाइस इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। लैटरल थिंकिंग और भी दूसरी थिंकिंग मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स, इसके बारे में बात होगी, बहुत अच्छे से बात होगी। अभी सिर्फ आपको ये सीरीज़ मिल रही है 150 प्लस थिंकिंग मॉडल। ये देखो, ये इधर शायद कोने में आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? तो बात होगी इन सब के बारे में। ओके, अभी मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, यस। तो गाइस इसी तरह से लैटरल थिंकिंग पे और भी बात होगी, बाकी थिंकिंग मॉडल्स पे भी बात होगी। 36 मिनट हो चुके हैं, तो इसी तरह से मुझे ये वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन हम ज़रूर मिलेंगे और ऐसी तगड़ी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, बढ़िया वीडियोस लाता रहता हूँ, मज़ा करेंगे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है? आप रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा ईजी करने वाले हो। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।